हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आप लोग कैसे हैं? आज हम चलेंगे 9th क्लास में 5वें चैप्टर की तरफ। चपला देवी, जिसकी लेखिका हैं कि नाना साहब के पुत्र को मैना को भस्म कर दिया गया। तो चलिए पहले चपला देवी के बारे में पढ़ते हैं, लेखिका के बारे में, लेखिका लेखक परिचय में। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, भीड़ में और पुरुषवादी समाज में जो चपला देवी हैं वो उनका कोई रिकॉग्निशन, कोई पहचान नहीं हो पाई। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई उसे हम रिपोर्ट है का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। चलिए अब पाठ को पढ़ेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने के बाद जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी और विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल किया गया और उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बालिका वहां दिखा। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस मतलब छोटी उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हैं? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए, मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का आवास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि मकान की रक्षा की जाए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि वे सब बातें आप भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री की सहचरी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँ। इस समय प्रधान सेनापति जनरल उत्तरम वहां पहुंचे। उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना संभव। सेनापति है, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस के बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल ओट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज
सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशीष प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल में गिरा दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह लेख एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं नहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना विशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गई। बालिका केवल रो रही थी, कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम वहां पहुंच गया। उसने तुरंत पहचान कर बोला, ओह ये नाना की लड़की मैं। पर वह बालिका किसी और न देखती थी, न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने गिरफ्तार किया। मैं ना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसे आज मैं जी भर कर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय एक महाराष्ट्र इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीष्म अग्निशांत और सरल मूर्ति उपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझ। देखिए कितना विध्वंसकारी कार्य ये अंग्रेजों ने किया था, किसी बालिका को जलते हुए आग के किले में धकेल दिया। तो ये याद दिलाता है हमें उन दिनों की जिन दिनों हम गुलाम थे और अंग्रेज हमारे ऊपर कितना अत्याचार करते थे, और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कितना बलिदान देकर अपने बच्चों की अपने प्राणों की बच्चों के प्राणों की परवाह न करते हुए भारत माता की चरणों में बलिदान कर दिया। तो बच्चों ये हमारे लिए एक उदाहरण है, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने देश के लिए कभी भी दगा नहीं करनी चाहिए। देश के लिए हमेशा हमें एक देशभक्त बनकर उस देश का एक बच्चा समझकर सोचना चाहिए कि मेरा देश है, मेरी मिट्टी, दगा नहीं, ये मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। तो ये चैप्टर हो गया आपका पूरा, पाठ को पढ़ना है आपने, इसका अभ्यास जो है अटेम्प्ट करना और अभ्यास पर चलना। तब तक के लिए वेरी मच।